नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशंसा हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो देर किस बात की, रंगमंच से पर्दा हटाते हैं और दिखाते हैं आपको इस हफ्ते की प्रमुख सियासी हलचलें। मध्य प्रदेश की चुनावी फिजा में अब जातिगत जनगणना का रंग भी खुल गया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले नया चुनावी दांव चल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि जातिगत जनगणना जरूर होनी चाहिए। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने सत्ता में आने पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने का वादा भी कर डाला, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए दांव पर दांव चले जा रहे हैं। इन्हीं में एक बड़ा दांव कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का चल दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि जातिगत जनगणना जरूर होनी चाहिए। इससे विभिन्न वर्गों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अब तक ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इशारों में बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि न्यायालय में आरक्षण और जातिगत जनगणना का विरोध किसने किया, ये सबको पता है। कमलनाथ ने सत्ता में आने पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने का भी वादा किया है। हमारी सरकार आएगी, हम जातिगत मतगणना कराएंगे। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और ये जातिगत मतगणना से ही, ये तो हमारी नींव है सामाजिक न्याय। हमारा पिछड़ा वर्ग है, हमारा ओबीसी है कि हम चाहें या ना चाहें, हमारे पास उपाय क्या है। अगर आप 55% है, पिछड़ा वर्ग 55% है, ये हमें याद रखना है। अब कोई शक नहीं कि 5 महीने बाद क्या होने जा रहा है। अभी जो अन्याय है, आपको 5 महीने और सहना पड़ेगा। हमारी सरकार की किसी ने मेरे से मांग नहीं करी। मैंने शुरुआत करी कि 27% दिया जाए। 27% आरक्षण हुआ। कोर्ट में गए, कोई व्यक्ति कोर्ट में गया। जो व्यक्ति कोर्ट में गया, उसका वकील कौन था? उसका वकील था जो आज भारतीय जनता पार्टी में जबलपुर में एक बड़े पद पर है। तो कोर्ट में जाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी थी। उन्होंने एक चेहरा आगे कर दिया, पर पीछे से धक्का बोल लगाए थे। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर काफी समय से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते कैबिनेट से 27% आरक्षण पास किया था, जिस पर हाईकोर्ट से रोक लग गई। दोनों पार्टियां इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। इसके साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर भी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। आदरणीय कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने भी आज पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में घोषणा की है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और प्रदेश में जाति जनगणना भी होगी और साथ ही साथ जो आबादी है पिछड़ा वर्ग की, उसके अनुपात में आरक्षण देने का भी काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोकने का काम किया है, 27% आरक्षण को कोर्ट के माध्यम से रोकने का काम किया। पंचायत चुनाव में जो ओबीसी को आरक्षण मिला था, उसको भी रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, पिछड़ा वर्ग को अधिकार संपन्न बनाने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य किसी वर्ग का सम्मान करना या उन्हें सही स्थान दिलाना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी बहकाने का काम करती है, प्रोडक्ट अलग दिखाती है सैंपल के तौर पर, और जब सरकार बनाकर आ जाती है तो उसके बाद जो है टोटल जो गुलाटी मारने की उनकी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। कांग्रेस का कर्नाटक फॉर्मूला। कर्नाटक में कांग्रेस ने तय रणनीति के तहत ओबीसी वोटर्स की सेंधमारी की। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं बताने का मुद्दा ओबीसी के अपमान से जोड़कर उठाया। कर्नाटक में 22% ओबीसी वोटर हैं, जो 30 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने 52 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया था। कर्नाटक का यही फॉर्मूला कांग्रेस एमपी में दोहराने की तैयारी में है। ओबीसी को अभी एमपी में 14% आरक्षण मिलता है। एमपी में ओबीसी मंडल कमीशन की सिफारिशों से भी कम है। कांग्रेस आरक्षण और जातिगत जनगणना से ओबीसी को साधने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में चुनावी लड़ाई नीति के साथ नेतृत्व को लेकर भी होती है। अब तक मध्य प्रदेश में अगर ओबीसी का अधिकतर वोट बीजेपी को मिलता आया है, तो इसकी एक वजह ये भी है कि बीजेपी का नेतृत्व भी उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह जैसे नेताओं के हाथ रहा है।
वहीं कर्नाटक में भी डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया ओबीसी नेता कांग्रेस के पास थे। ऐसे में बिना नेतृत्व के कांग्रेस सिर्फ नीतियों से ओबीसी वोटों को कितना साथ पाती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस कड़ी तैयारी कर रही है। इधर हाल ही में कर्नाटक में मिली जीत के बाद कांग्रेस कर्नाटक फॉर्मूले पर काम कर रही है। चुनाव फतेह करने कांग्रेस ने स्पेशल इलेक्शन प्लान तैयार किया है। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस फॉर्मूला 70 पर काम कर रही है। क्या है फॉर्मूला 70, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक के चुनाव परिणाम का सीधा असर दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर्नाटक के चुनाव परिणाम के आधार पर अपनी रणनीति बदलने लगी है। कांग्रेस कर्नाटक फॉर्मूले के आधार पर उम्मीदवारों के चयन की तैयारी में है। कांग्रेस ने अपने 70 उम्मीदवारों को चुनाव की तैयारी करने के लिए हरी झंडी दे दी है। इनके नाम जुलाई के अंत या अगस्त के पहले सप्ताह में घोषित हो सकते हैं। ये वो विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट से पार्टी संगठन संतुष्ट है। बाकी सीटों पर फैसला पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के फीडबैक और ऑब्जर्वरों की सर्वे रिपोर्ट के बाद होगा। कांग्रेस का फॉर्मूला 70। कांग्रेस इस बार 3 चरणों में प्रत्याशियों की घोषणा करने की तैयारी में है। पहले चरण में अविवादित 70 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित होंगे। इन 70 नामों में से करीब 60 नाम मौजूदा विधायक के भी हैं। 2018 का चुनाव हारे उन बड़े नेताओं को भी इस सूची में रखा जाएगा। भाजपा से कांग्रेस में आए बड़े नेताओं को भी पहली सूची में जगह मिल सकती है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने नेताओं को चुनावी तैयारियों के निर्देश दे दिए। कांग्रेस के बारे में एक बात कही जाती है कि वो विपक्षी पार्टी से ज्यादा आपस में ही लड़ती है। इस अंतर्कलह से कांग्रेस को चुनावों में भी नुकसान होता है। इसी के चलते पार्टी के कैंडिडेट आखिरी वक्त में उतरते हैं, जिससे उन्हें चुनावी तैयारी का पूरा मौका नहीं मिलता। कांग्रेस को अपनी नई स्ट्रेटेजी से फायदा मिलने की उम्मीद है, तो बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस कोई भी जतन कर ले, वो सत्ता में आने से रही। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी सीनियर नेता हमारे जो प्रदेश के हैं, इस पर गहराई से विचार कर रहे हैं और संभावना है कि अब की इन सीटों पर जल्दी घोषित कर दें, या कि जिनको लड़ाना है उन्हें इशारा कर दें कि आप तैयारी करिए, आपको चुनाव इस बार जीतना है। जब घोषित होते हैं कैंडिडेट, तो कुछ जो सीनियर नेता हैं अपवाद स्वरूप वहाँ छोड़कर बाकी जगह विरोध होने लगता है। तो वो विरोध चुनाव के एन वक्त अगर होता है और चुनाव का समय पोलिंग का कम बचता है, प्रचार का समय कम बचता है, तो उससे थोड़ा नुकसान होता है। वो सूची आज कर दें जारी या 3 माह पहले कर दें, पर भारतीय जनता पार्टी की विजय और प्रदेश में सरकार ये सुनिश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है, नीति है, संगठन है और जो कहते हैं उसको करने का मादा है। कर्नाटक की जीत से पूरे देश में कांग्रेस को संजीवनी मिली है। कर्नाटक को मॉडल बनाकर सरकार वहां किए गए सारे प्रयोग दूसरे राज्यों में दोहराने जा रही है। 3 महीने पहले कैंडिडेट उतारना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। देखना ये है कि कांग्रेस को इसमें कितनी कामयाबी हासिल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। एमपी की सियासत में डीके की एंट्री हो गई है। कर्नाटक के परिणाम एमपी में आए, इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस डीके शिवकुमार का सहारा लेगी, जिस पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा और कहा कि मध्य प्रदेश में पहले से ही बर्बाद करने 2 डीके मौजूद हैं। डी मतलब दिग्विजय और के मतलब कमलनाथ। क्या है कांग्रेस की प्लानिंग, देखिए रिपोर्ट। एमपी के विधानसभा चुनाव में डीके की एंट्री हो गई है। डीके का मतलब आप समझ ही गए होंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के रणनीतिकार डीके शिवकुमार, वो मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ दिग्विजय के साथ चुनावी मोर्चा संभालने आ रहे हैं। डीके का एमपी की सियासत से पुराना कनेक्शन है। 2020 में सिंधिया समर्थकों की बगावत के समय डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में कांग्रेस की मदद की थी। अब डीके ही नहीं, यूपी के नेता प्रमोद तिवारी, हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा जैसे कई बाहरी दिग्गज एमपी में कांग्रेस की तरफ से चुनावी मोर्चा संभालने आ रहे हैं। बीजेपी इस पर तंज कस रही है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में तो पहले से ही डीके यानी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मौजूद हैं। अब बर्बाद कांग्रेस करने को ये ही डीके काफी है। बाहर के डीके आ जाएंगे तो अंजामे कांग्रेस क्या होगा। उन्होंने कमलनाथ को सलाह दी है कि वो बाहर के डीके पर नहीं, सुरेश पचौरी,
अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया जैसे वरिष्ठ नेताओं पर विश्वास करें। आयातित लोगों से मध्य प्रदेश में काम नहीं चलने वाला है। डी और के पहले से कहें, यहाँ तो डी मतलब दिग्विजय सिंह जी, के मतलब कमलनाथ जी। बर्बाद कांग्रेस करने को 2 ही डी के काफी हैं। बाहर के डी के आ जाएंगे तो अंजाम कांग्रेस क्या होगा, ये अंदाज करना चाहिए कमलनाथ जी। अगर विश्वास करना है तो उस डी के पे मत करो। आदरणीय पचौरी जी घर बैठे हैं, अरुण यादव जी घर बैठे हैं, भूरिया जी घर बैठे हैं। इन पे विश्वास करके इन्हें काम में लो। आयातित लोगों से काम नहीं चलने वाला मध्य प्रदेश में अब। इसके साथ ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के उस बयान पर भी चुटकी ली, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी एक स्पष्ट परंपरा है जिसमें सब मिलकर तय किया जाता है। एमपी में अगली सरकार चोरी की सरकार नहीं होगी जैसे कि अभी है। चुनाव जीतकर हम लोग आएंगे और सरकार बनाएंगे, मुद्दों पर लड़ेंगे। मैंने आते ही प्रेस वार्ता में क्या बोला, मुद्दों पर आधारित चुनाव होंगे। आप चेहरों पर आधारित क्यों बनाना चाहते हैं चुनाव? मुद्दों पर रहने दीजिए लड़ाई। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, उसी पे रहेगा, तो उसी प्रक्रिया पे हम चलते हैं। नरोत्तम ने खेड़ा के इसी बयान के बहाने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ स्वयंभू भावी अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। खेड़ा ने इन सब पर पानी फेर दिया है। कमलनाथ को समझ जाना चाहिए कि ये 10 जनपद का इशारा है। अब ये स्वयंभू जो बने बैठे थे कि भावी मुख्यमंत्री हैं, भावी नेता हैं, अवश्यम भावी हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस की जरूरत है, और खेड़ा ने इस सब पे पानी फेरा है। अब ये बात उनने स्पष्ट कर दी है, और इसलिए आप ये तय मान के चलिए अब 26 तारीख की जो बैठक है ना, ये भावी वगैरह सब स्पष्ट हो जाएगा। राहुल गांधी भूले थोड़ी होंगे किस तरह से उनसे 2 लाख के कर्जे का झूठ बुलवाया था मध्य प्रदेश में, और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कैसी किरकिरी कराई थी कमलनाथ जी ने। इसलिए कमलनाथ जी को समझ आ जाना चाहिए कि ये जनपद 10 जनपद का इशारा है। वहीं कांग्रेस इसे अपना अंदरूनी मामला बताते हुए बीजेपी को इससे दूर रहने की नसीहत दे रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी नेताओं को एहसास हो गया है कि प्रदेश की सत्ता उनके हाथ से जा रही है, इसलिए वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि डीके का नाम सुनते ही बीजेपी नेताओं को कर्नाटक याद आ जाता है। कर्नाटक जैसे परिणाम एमपी में भी दिखने लगते हैं। भय सता रहा है क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की भावनाएं बढ़ रही हैं कि हर वर्ग नाराज है, कोई भी खुश नहीं है। लगातार जो झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान है कि जो रोज बोले जा रहे हैं करना कुछ है नहीं। जब भी चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से पूरे देश के नेता आते हैं, हाईकमान सभी लोगों की ड्यूटी लगाता है। तो अगले आगामी चुनाव में भी जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान जिसको भी चाहेगा वो सब नेता मध्य प्रदेश में आएंगे, और मध्य प्रदेश के नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में किसी नेता में कोई भेदभाव या कहीं सत्ता की वो नहीं है। कर्नाटक के चुनाव परिणामों ने देश भर में कांग्रेस को संजीवनी दी है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में न केवल कर्नाटक की जीत के सूत्रधार डीके शिवकुमार चुनावी रणनीतिकार के तौर पर बुलाए जा रहे हैं, बल्कि चुनावी रणनीति भी कर्नाटक की तर्ज पर बन रही है। देखना ये है कि कांग्रेस की ये रणनीति कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। एमपी की सियासी पटरी पर फिर डबल इंजन की चुनावी ट्रेन उतरी है। चुनावी रेस जीतने बीजेपी डबल इंजन का सहारा ले रही है, तो कांग्रेस ने भी दिग्विजय और कमलनाथ को डबल इंजन बताया, जिस पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा और कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय पुराने भाव वाले इंजन हैं। जमाना अब मोदी जैसे इलेक्ट्रिक इंजनों का है। डबल इंजन पर छिड़ी सियासी जंग पर देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर डबल इंजन के फॉर्मूले पर चर्चा शुरू हो गई है, और इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इस पर चर्चा तब शुरू हुई जब मध्य प्रदेश के चुनाव में कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को चुनावी रणनीतिकार के तौर पर उतारे जाने की बात सामने आई। इस पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तबाह करने के लिए पहले से ही 2 डीके मौजूद हैं। उनका इशारा दिग्विजय और कमलनाथ की ओर था। डी और के पहले से कहें, यहाँ तो डी मतलब दिग्विजय सिंह जी, के मतलब कमलनाथ जी। बर्बाद कांग्रेस करने को 2 ही डी के काफी हैं। बाहर के डी के आ जाएंगे तो अंजाम कांग्रेस क्या होगा,
आयातित लोगों से काम नहीं चलने वाला मध्य प्रदेश में। अब कांग्रेस के बारे में समझ गई है जनता। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के इस बयान पर कांग्रेस ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय कांग्रेस के डबल इंजन हैं। इस पर फिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कस दिया। उन्होंने कहा कमलनाथ और दिग्विजय पुराने भाप वाले इंजन हैं जो खटारा हो चुके हैं। जमाना अब मोदी जैसे इलेक्ट्रिक इंजनों का है। वो बुजुर्गवार नेता हैं दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, और उनको कांग्रेस के लोगों ने डबल इंजन कहा है। तो मैं जिनने कहा है उनको बता दूं कि ये कोयले के इंजनों का जमाना अब खत्म हो गया। कोयले के इंजन अब खड़े हो गए हैं सब। इलेक्ट्रिक इंजन देखो अब कैसे विकास का पूरे विश्व के अंदर परचम लहरा रहा है, कैसा पूरा विश्व हमारे मोदी जी का अभिनंदन करता है, वंदन करता है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का इशारा बीजेपी के डबल इंजन के चुनावी फॉर्मूले की ओर था, जिसमें बीजेपी केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने पर विकास तेज होने का हवाला देकर वोट मांगती है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के इस बयान पर हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव का हवाला देकर कांग्रेस ने इसे फेल बता दिया। अगर डबल इंजन सफल होता तो हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार बन जाती। अगर डबल इंजन सफल होता तो कर्नाटक में इनकी सरकार। ये इंजन फेल हो चुके हैं। अब 23 में तो ये सब स्टेट में जो चुनाव है यहाँ फेल होंगे इंजन, और 24 में बड़ा इंजन फेल हो जाएगा, पटरी से बाहर आ जाएगा। तो ये इनके डबल इंजन तो फेल हो गए, लेकिन कांग्रेस का डबल इंजन पास होगा। यही नहीं, कांग्रेस ने इसी मुद्दे के बहाने बीजेपी में बुजुर्ग नेताओं के अपमान से भी जोड़ दिया। ये कांग्रेस की प्रथा वो नहीं है जो बीजेपी की है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी को साइड लाइन कर देना, जिनने इनको वहाँ तक पहुँचाया। और यही आडवाणी जी की वो करते थे, हर एक कार्यक्रम में बुलाते थे मुख्यमंत्री। जब देखा कि मामला बाहर हो चुका है तो आज तक नहीं बुलाया। और दूसरा कांग्रेस की प्रथा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान, उनके अनुभव का पूरा लाभ लेना। और ये बीजेपी की है कि जो हो गया 60 से ऊपर उसको रिटायर कर दो। कांग्रेस ये नहीं करती। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी जंग विकट होती जा रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों इसमें पूरा जोर लगा रही हैं। दोनों पार्टियों के प्रदेश संगठन के साथ केंद्रीय नेतृत्व भी इसमें उतर रहा है। इसे ही डबल इंजन की चुनावी रेल कहा जाने लगा है। देखना ये है कि दोनों में किसकी रेल तेज दौड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जी हाँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस पर ये लाइन इस वक्त बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि इन दिनों दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की मीटिंग के भी यही हाल है। 26 मई को होने वाली बैठक पर ऐसा ब्रेक लगा कि तारीख पे तारीख बढ़ती ही चली जा रही है, जिसको अब बीजेपी ने कांग्रेस की अंतर्कलह से जोड़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। इसके लिए भोपाल से दिल्ली तक बैठकों और मंथन का दौर जारी है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक थी, जिसमें प्रदेश के 10 टॉप नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर ये बैठक स्थगित हो गई। इसकी वजह कर्नाटक के मंत्रिमंडल विस्तार में राहुल गांधी की व्यस्तता कांग्रेस की तरफ से बताई गई। 3 दिन में दूसरी बार ये बैठक स्थगित हुई है। इससे पहले 24 मई को भी बैठक रद्द की गई थी। बार बार कांग्रेस की बैठकें कैंसिल होने को बीजेपी ने इसे कांग्रेस की कलह से जोड़ दिया। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस 2 गुटों में बट गई है, जनप्रिय और 10 जनपथ प्रिय। इसीलिए कांग्रेस को यह बैठक स्थगित करनी पड़ी। अगली तारीख भी तय नहीं, 24 मई, 26 मई, अब आगे गई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दरअसल है क्या कि कांग्रेस में 2 तरह के नेता हैं। एक जनप्रिय नेता है कुछ, और कुछ 10 जनपद के प्रिय है। जनप्रिय नेताओं की वाट लगा रखी है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, हाशिए पर करने की कोशिश की जा रही। और 10 जनपद के प्रिय हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में दोनों डी के कांग्रेस की वाट लगाए दे रहे हैं। तो कांग्रेस का हस्त्र तो समझ में आ रहा है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करें विद नाना वाली स्थिति है। बहरहाल बैठक स्थगित होने की वजह जो भी हो, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस के अंदर खाने में सब ठीक नहीं चल रहा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई नेता कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने से खुश नहीं हैं और ये बात हाईकमान तक पहुंचाना चाहते हैं। वही कमलनाथ का खेमा इन नेताओं से नाराज है।
ऐसे में हाईकमान ने साफ संकेत दे दिया है कि मध्य प्रदेश में आपसी सहमति बनाने के बाद ही नेता दिल्ली आए। हालांकि कांग्रेस के नेता इससे इनकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने पार्टी के अंतर्द्वंद को पहले समझना चाहिए और जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में उनके झगड़े चल रहे हैं, रोज मुख्यमंत्री को सबसे बुला कर बात करनी पड़ रही है, उनके संगठन के लोगों को बात करना चाहिए। पहले वो अपनी पार्टी को देखें। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि अभी कर्नाटक चुनाव में बेंगलोर में आज मंत्रिमंडल का गठन था, उन्हें वहाँ जाना था, इसलिए ये हमारी दिल्ली में होने वाली बैठक सभी की सहमति से पोस्टपोन की गई है और अगली तिथि वो शीघ्र ही बताएंगे। 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अहम है। 2020 में अपने नेताओं की कलह से सरकार गंवाने वाली कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। शायद यही वजह है कि न केवल प्रदेश संगठन पर उसकी पैनी नजर है, बल्कि उसने रिमोट भी अपने हाथ में ले लिया है। देखना यह है कि कांग्रेस हाईकमान इसमें कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नए संसद भवन को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी वार पलटवार का दौर चल रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा के शिलान्यास का मामला भी गूंज उठा है। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। देखिए रिपोर्ट। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने मामले को आदिवासियों के अपमान से जोड़ दिया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा आदिवासियों का अपमान करती है, तो वहीं बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन के शिलान्यास को लेकर कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शिलान्यास सोनिया और राहुल गांधी से किस हैसियत से करवाया गया था। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से विधानसभा भवन का शिलान्यास कैसे करवाए? क्या उन्होंने राज्यपाल को न्योता दिया था? वो संवैधानिक व्यक्ति नहीं है। ये लोग कौन से संवैधानिक व्यक्ति थे जो यहाँ विधान भवन का या विधानसभा का शिलान्यास करने आए थे? वहीं कांग्रेस इस पर पलटवार भी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शिलान्यास हुआ था, लोकार्पण नहीं, और ये तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की सहमति से हुआ था। लेकिन संसद भवन के उद्घाटन में बीजेपी न केवल आदिवासी समुदाय राष्ट्रपति का अपमान कर रही है, बल्कि विपक्ष की बात को भी नहीं सुना जा रहा है। विधानसभा का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया भाई, उद्घाटन नहीं किया, पहली बात रही। दूसरी बात, उसमें विपक्ष शामिल हुआ था कि नहीं हुआ था? धर्मलाल कौशिक जी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, तो शिला पट्टिका में नाम भी है, मंच में भी थे, उसको भाषण भी दिलवाए, तो उसकी उपस्थिति थी और उससे सहमति से बनी। तो यहाँ तो विपक्ष को पूछना ही नहीं है। दिल्ली में दिक्कत ये है, विपक्ष से बातचीत ही नहीं। पूरा देश के सर्वोच्च संस्थान का लोकार्पण है, ऐसे में आदिवासी वर्ग को आपने महामहिम राष्ट्रपति के पद पे तो बैठाया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र, लेकिन आप दूसरी ओर उनका घोर बेइज्जती कर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आदिवासी कार्ड के जरिए आदिवासियों के दिल में कितनी जगह बना पाती है। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई सियासी हलचलों के साथ।